हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ डॉक्टर कुलदीप कौर। और आज मैं आपको एक टॉपिक की शुरुआत कर रही हूँ, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रीसोल्यूशन, वैकल्पिक विवाद समाधान या निपटारा पद्धति। आज मैं आपको उसकी मीनिंग और कॉन्सेप्ट बताऊंगी। तो शुरुआत करते हैं वीडियो से। कॉन्सेप्ट और मीनिंग, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या मीनिंग है। उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड, ये एक मैक्सिम आपने सुनी है, विलंबित न्याय न्याय नहीं है। तो सोसाइटी के हर पर्सन को राइट है कि उसे जल्दी न्याय मिले। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी ही सोसाइटी की कल्पना करता है जिसमें सोशल, इकोनॉमिकल, लीगल जस्टिस सभी पर्सन्स को इक्वलिटी के आधार पर उपलब्ध हो। आर्टिकल 14 में भी कहा गया है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कि विधि के समान संरक्षण और किसी व्यक्ति को क्या किया जाएगा, हर व्यक्ति को समान संरक्षण दिया जाएगा। तो इसके लिए आर्टिकल 39A के अंतर्गत स्टेट ये डिसाइड कर लेता है कि कोई भी नागरिक आर्थिक या अन्य डिसेबिलिटी के कारण न्याय प्राप्त करने से वंचित ना रहे। साथ ही अनुच्छेद 21 जिसमें राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है, उसमें उच्चतम न्यायालय में स्पीडी जस्टिस को सम्मिलित किया गया है। देखिए, वर्तमान समय में हमारे कंट्री में जो त्वरित एवं सस्ता न्याय उपलब्ध कराना आज सबसे बड़ी चुनौती है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में देखा जाए तो दूसरे स्थान पे है और शिक्षा, रोजगार और आय के मामले में भी पीछे है, जिसके कारण यहाँ काफ़ी डिस्प्यूट्स होते रहते हैं। और जो न्यायालय में जो लंबित केसेस की संख्या है, हर साल 10 से 11% बढ़ते रहते हैं। और जबकि जो केस डिसाइड होते हैं उनका जो परसेंटेज होता है वो 4 से 5% होता है, जिसके कारण स्पीडी जस्टिस नहीं मिल पाता। तो न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कम होती जा रही है। और एक विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए कि 10 लाख लोगों पर औसतन यहाँ पर 10 से 12 न्यायाधीश हैं, जबकि वेस्टर्न कंट्री में इनकी इतनी जनसंख्या पर कम से कम 5 से 10 गुना ज़्यादा न्यायाधीश हैं। तो लगभग हमारे यहाँ अलग अलग कोर्ट्स में 2 करोड़ से ज़्यादा केस पेंडिंग हैं। अगर इन पर कार्रवाई नहीं की गई तो हो सकता है कि अगर इतनी जल्दी कार्रवाई ना शुरू की जाए तो 324 साल लग जाएंगे इन केसेस को सॉल्व करने में। तो स्टेट क्या कर रहा है कि व्यक्तियों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों के निस्तारण के लिए न्यायालय की स्थापना की गई। अब कहा गया कि कुछ ऐसी तरीके अपनाए जाएं जिससे जल्दी डिस्प्यूट सुलझ जाए। इसी के लिए एडीआर को अपनाया गया। और हमारे पूर्व जस्टिस न्यायमूर्ति PN भगवती ने भी कहा था कि हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है वो बहुत ज़्यादा, उस पर काम का इतना ज़्यादा बर्डन है कि वो बिल्कुल ब्रेक होने की कगार पे है। तो इसीलिए अनुकल्पी विवाद निपटारा पद्धति को अडॉप्ट किया जाना जरूरी है, ADR को अडॉप्ट किया जाना जरूरी है। तो देखिए, ADR के विकास का एक मुख्य कारण यह था कि अधिकतर जो मनुष्य थे, ह्यूमन बींग्स हैं, वो जो ट्रेडिशनल तरीके से डिससेटिस्फाइड थे, डिस्प्यूट सॉल्व नहीं हो पा रहा था। यहाँ पर हम ट्रेडिशनल तरीके से हट के हमने थर्ड पार्टी के सहारे से डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए कि ADR की शुरुआत कहाँ से हुई, तो ये 1940 में शुरुआत हो चुकी थी अमेरिका में। और बाद में 1940 के बाद 1970 में इसका बेस बना अमेरिका में, और 1980 में अमेरिका ने सबसे पहले इसे लागू किया। तो आप ध्यान रखेंगे, ये सब बातें लिखी हुई नहीं है कि 1980 में अमेरिका ने इसे लागू कर दिया था। जब अमेरिका में सफल हुआ तो बहुत सारी कंट्रीज़ ने इसको अडॉप्ट किया, जैसे ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, जापान, चीन और भारत। और विकसित देशों में 70% से अधिक वादों का निपटारा अनुकल्पी विवाद निपटारे के तरीके के माध्यम से हो जाता है। इसमें न्यायालय में जो वाद होते हैं, वो किस तरीके से निपट जाते हैं, जो बोझ तले, अब वो बिल्कुल फ्रीली होकर निपट जाते हैं, क्योंकि इसमें डिस्प्यूट को सॉल्व करने में सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो आप देखेंगे कि 2 दशक पूर्व हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे फ्रैंक सेंडर, फ्रैंक सेंडर, SANDER, जिन्होंने एक पाउंड कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें कहा था कि मल्टीपल डोर कोर्ट्स को सिद्धांत दिया। इसका मतलब बहुमुखी न्यायालय, मल्टीपल डोर कोर्ट्स वो होते हैं जो एक विवाद निपटारे के लिए कोर्ट में आता है। तो जस्टिस न्यायालय के लिए केवल एक दरवाजे नहीं होने चाहिए, बल्कि क्या होने चाहिए, न्याय के लिए कई डोर्स होने चाहिए। और कोई ज़रूरी नहीं कि हम ट्रेडिशनल तरीके से डिस्प्यूट को सॉल्व करें, बहुत सारे तरीके अपनाए गए, जैसे आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मीडिएशन, और इन तीनों को कलेक्टिव रूप से ही ADR का नाम दिया गया।
तो अब भारत में भी यहाँ पर अपनाया गया। पक्षकारों की सहमति से उनके डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए उनके पसंद के एक व्यक्ति को रेफरेंस ले लेते हैं। अगर देखा जाए तो उस समय कबीले के जो सरदार थे वो डिसाइड कर रहे थे, जो किंग लोग थे वो डिस्प्यूट को सॉल्व कर रहे थे। और ब्रिटिश न्याय पद्धति के आगमन से पहले ही यहाँ पर पंचायत सिस्टम बिल्कुल निचले स्तर पे थी। बाद में ब्रिटिश शासन काल में पंचायती राज पद्धति में महत्वपूर्ण परिवर्तन का अनुभव हुआ और सबसे पहले जो आर्बिट्रेशन आया, इंडियन आर्बिट्रेशन एक्ट 1899 में, जिसके बारे में मैं आगे आपको डिस्कस करूँगी। अभी मैं केवल आपको एडीआर का ही पूरा बता रही हूँ कि भारत में अगर एडीआर को देखा जाए तो लॉ कमीशन ने अपनी 124 रिपोर्ट में जो हाई कोर्ट से मिली थी उसमें बताया था कि 124 और 129 रिपोर्ट जो अर्बन लिटिगेशन मीडिएशन के द्वारा प्राप्त हुई थी कि हम क्या करें, पर्सनल डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए आर्बिट्रेशन का सहारा लें, जिसमें सक्सेशन के मामले, पार्टीशन के, मेंटेनेंस के, विल के, ये सब चीज़ों के मामले होने चाहिए। तो अब एडीआर के बारे में और भी आपको बता दें कि न्यायमूर्ति मालीमत समिति ने और विधि आयोग की 125 रिपोर्ट ने भी एडीआर को क्या किया, समर्थन किया। और एक सीपीसी में एक नई धारा भी जोड़ी गई थी 1908 में, सेक्शन 89, जो बताती थी कि कोर्ट के बाहर डिस्प्यूट को हम सॉल्व कर सकते हैं। सेक्शन 89 सब क्लॉज 1 सीपीसी। तो आप देख रहे हैं कि एडीआर को सपोर्ट करने के लिए सीपीसी में भी अमेंडमेंट किया गया था। तो चलिए अब देखें कि कॉन्सेप्ट क्या है, मीनिंग क्या है। देखिए, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, एडीआर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रीसोल्यूशन, बहुत सारे अल्टरनेटिव मौजूद है डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए। तो एडीआर क्या करता है, अदालतों के माध्यम से कह सकते हैं कि विवाद समाधान की पारंपरिक प्रक्रिया का एक विकल्प है, ऑप्शन है। ये कोर्ट के बाहर हम डिस्प्यूट को सॉल्व करते हैं, ये अदालत के बाहर डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए कस्टम को और अदर टेक्निक्स को रिफ़र करता है। और ज़्यादातर डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए हम क्या करते हैं, नॉन जुडिशियल सोर्सेज को अपनाते हैं। तो जिसमें हम क्या करते हैं, पार्टियों को हम कानूनी प्रक्रिया से पहले एक दूसरे से सीधे बातचीत करवाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। मध्यस्थता प्रणाली कह सकते हैं, मिनी परीक्षण, जो कि कोर्ट रूम प्रक्रिया की तरह दिखती है, महसूस करती है। देखिए, इसका उद्देश्य क्या था कि हम ट्रेडिशनल तरीके से डिस्प्यूट को सॉल्व ना करें, बल्कि हम क्या करें, मॉडर्न तरीके से डिस्प्यूट को सॉल्व करें और डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए हम दोनों पार्टीज़ को पहले बात करवा दें। आज के महत्वपूर्ण मुद्दों पर देखा जाए तो चाहे वो पब्लिक हो, चाहे जैसे भी हो, कानून जो ग्रोथ करता है वो एक फंडामेंटल तरीके से ग्रोथ करता है। तो अदालत के जितने भी कार्य के होते हैं उनको प्रोटेक्टिव करने के लिए एडीआर ज़रूरी हो गया कि अदालत के बाहर हम एडीआर को अपनाते हैं। और आमतौर पे अदालतों में ये ऑप्शन नहीं मिलता है कि पार्टी को बातचीत के द्वारा समझाया जाए, लेकिन एडीआर के थ्रू हम क्या करते हैं, पार्टियों को आप इतना सक्षम बनाते हैं कि वो आपस में बातचीत करें ताकि डिस्प्यूट जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए। तो अब इसकी नीड क्यों पड़ी, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि हमने एडीआर को लिया। तो देखिए, हमने एडीआर को लिया इसलिए कि हम चाहते थे कि डिस्प्यूट सॉल्व हो, और डिस्प्यूट कैसे सॉल्व हो, जल्दी तरीके से सॉल्व हो। तो जब तक पार्टी आमने सामने नहीं होगी तब तक डिस्प्यूट सॉल्व नहीं हो सकता है। इसीलिए हमने क्या किया, प्रचलित तरीकों से अन्य तरीकों से अडॉप्ट किया, प्रचलित तरीकों को छोड़कर। तो एडीआर में कौन कौन से तरीके अपनाए जाते हैं ये भी बता दूं कि वार्तालाप, निगोशिएशन, समरी ट्रायल, न्यून विचारण, मिडोला, मिडार्ब, ओम्बुड्समैन, आर्बिट्रेशन, कंसीलेशन, मीडिएशन, कई तरीके हैं लोक अदालत जिसके द्वारा डिस्प्यूट्स को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो अब हमें इसकी नीड क्यों पड़ी, इसको भी डिस्कस कर दें। देखिए, वैकल्पिक विवाद जो था वो कह सकते हैं कि समाधान तंत्र न्यायालयों के अतिरिक्त है, और इसमें जो समाधान की प्रणाली, जो पुरानी प्रणाली थी वो बहुत डिले जस्टिस दे रही थी, और आधुनिक भारत की तुलना में कहीं भी बैकलॉग और देरी तीव्र दिखती नहीं है। तो अदालत में भीड़ भाड़ बहुत थी। एडीआर ने एक इम्पॉर्टेंट रोल अपनाया कि जहाँ पर इतनी बड़ी आबादी है, बड़ा लोकतंत्र है, वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ऐसी सर्विस देना चाह रहे हैं जिससे डिस्प्यूट जल्दी सॉल्व हो। और ये जवाबदेही हमने किसको दी कि राष्ट्रीय लोक प्रशासन, आप देख रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन, और 1999 के बाद के बाजार सुधारों ने क्या किया, नागरिक न्याय प्रणाली पर अधिक दबाव डाला। आज 25 मिलियन मामलों का अनुमानित बैकलॉग और कुछ शहरी क्षेत्रों के 20 वर्षों से अधिक की देरी
क्या करती है, वास्तविक नागरिक और वाणिज्यिक अधिकारों के प्रभावी प्रवर्तन को कमजोर कर रही है। कि 25 मिलियन मामले ऐसे हैं जो बैकलॉग, और कुछ शहरी क्षेत्रों में 20 साल से अधिक लग रहा है कि कमर्शियल मैटर आज भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, जहां डिस्प्यूट है लेकिन वो डिस्प्यूट सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। तो इन बैकलॉग का क्या है, कैसे करें होगा, कैसे डिस्प्यूट सॉल्व होगा, ये भी एक चीज़ है कि एक प्रक्रिया को अपनाना पड़ेगा कि हम इस तरह की प्रक्रिया को अपनाएं जिससे डिस्प्यूट जल्दी सॉल्व हो जाए। इसी के लिए हमने एडीआर का सहारा लिया था। तो अब हुआ क्या कि बैकलॉग और देरी में भारतीय समाज के लिए, चाहे इकोनॉमिकल हो चाहे आर्थिक हो, कई प्रभाव पड़े, और भारत अभी इन चैलेंजेस को फेस करने के लिए पूरी तरीके से फेल था। तो हमने क्या किया कि इस संकट के समय हमने सोचा कि ऐसे तरीके को अपनाएं जो जल्दी से जल्दी डिस्प्यूट को सॉल्व कर दे। जैसे मोटर दुर्घटना के मामले में दावे जो होते हैं, पीड़ितों को चिकित्सा और अन्य खर्चों को पूरी करने के लिए देरी के बिना मुआवजे का भुगतान हो जाए। लोक अदालतों को अपनाएं ताकि जो विक्टिम है, जो पीड़ित है, उसको जल्दी से जल्दी न्याय मिल जाए, अदालत पर बोझ कम पड़े। और इसी समाधान को करने के लिए इस तरीकों को हमने अपनाया। वास्तव में ये कह सकते हैं कि अदालतों से बाहर केस को सॉल्व करने का सबसे तेज तरीका है और सबसे कम खर्च भी आता है। इसके अलावा क्या करता है, लोगों की भागीदारी को बढ़ाता है। लोग एडीआर में आते हैं और ये कम्युनिटी की पार्टनरशिप को बढ़ाता है, और ये इसमें पार्टियां ज़्यादा सक्रिय होकर काम करती हैं, एक्टिव होकर काम करती हैं। और कुछ हर मामलों में ऐसा हम एडीआर को नहीं अपनाते, लेकिन जो ऐसे मामले जिसमें हम समझते हैं कि जल्दी डिस्प्यूट सॉल्व हो सकते हैं, उनमें हम एडीआर के लिए प्रेफरेंस देते हैं। उदाहरण के लिए वैवाहिक विवादों के मामले में जो नेचर में संवेदनशील होते हैं, कानूनी और भ्रामक प्रश्नों को शामिल करते हैं हम। तो पार्टियों को जीतने और खोने में देखिए कोई दिलचस्पी नहीं होती। यहाँ पर हम ऐसा काम करें कि पार्टियां निराश ना हो, बल्कि एक कोई उन्हें डायरेक्शन मिल जाए, तो मामला अधिक प्रभावशाली ढंग से हम निपटा पाएँ। तो यहाँ की प्रक्रिया जो है वो फ्लेक्सिबल होती है कोर्ट की बजाय। कोर्ट में प्रक्रिया कैसी होती है, रिजिड। यहाँ पर क्या है, फ्लेक्सिबल है, लचीली है, पार्टियों के कहने पे काम होता है, और यहाँ पर न्याय पहुँचने में बहुत सुविधा रहती है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो एडीआर की प्रणाली है काफ़ी लचीली है, और प्रक्रियाओं के जो सख्त नियम हैं वो क्या कह सकते हैं कि सख्त नियम नहीं होते। तो अगर अब आपको एडीआर का कह सकते हैं कि लाभ क्या है, कोई आपसे पूछे, मैंने नहीं लिखा है, तो आप बता सकते हैं कि ये बहुत तेज़ी से विवादों को सॉल्व करता है, डिस्प्यूट को कम खर्च में, और ये एक विवाद को पर्सनली क्या करता है, आगे बढ़ाता है, और यहाँ पर मामला कुछ दिनों में सॉल्व हो जाता है। यहाँ पर जो पार्टी की जो फ्रीडम्स होती हैं वो अफेक्टेड नहीं होती, और हर पार्टी चाहती है कि डिस्प्यूट जल्दी सॉल्व हो जाए। कोई भी पार्टी ऐसी नहीं होगी जो चाहती होगी कि विवाद बहुत समय तक चले। तो एडीआर का प्रयोग क्या कर सकते हैं, अधिवक्ताओं के साथ है उनके बिना भी किया जा सकता है। एक एडवोकेट जो होता है वो केस के रियल मुद्दों की पहचान करने, केस में कौन सा कमज़ोर पक्ष है, कौन सा कठोर है, उस पर सलाह देता है। तो यहाँ पर मुवक्किल के फेवर में संपूर्ण प्रक्रिया में क्या करता है, वो प्रस्तुत करने में वो बहुत प्रॉफिट तरीके से एडवोकेट रोल प्ले करता है, क्योंकि वो बता पाता है कि एडीआर का फ़ायदा क्या है। तो न्यायालय पर, कोर्ट पर बर्डन कम पड़ता है, समय की बचत होती है, धन की बचत होती है, और स्पीडी जस्टिस मिल जाता है। और एडीआर में पार्टी क्या कर सकती है, एक न्यूट्रल पर्सन को अपॉइंट करती है जो मामले का स्पेशलाइज होता है और डिस्प्यूट को जल्दी से जल्दी सुलझा देता है। तो प्रेजेंट टाइम में इंडिया में एडीआर ने एक महत्वपूर्ण रोल अपना लिया है, और हमारे आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 में भी एडीआर को जोड़ दिया गया था, और आज वर्तमान समय में एडीआर एक डिस्प्यूट को सुलझाने का सशक्त साधन बन गया है। तो आज आपने एडीआर की मीनिंग समझी, उसका अर्थ समझा, और उसके मैं कह सकती हूँ एक तरीके से उसके एडवांटेज क्या होते हैं वो भी समझा, और कहाँ से शुरुआत हुई। याद रखेंगे अमेरिका से कॉन्सेप्ट की शुरुआत हुई थी, और अमेरिका के बाद ही सब कंट्रीज़ ने इसको अडॉप्ट किया है। सबसे पहले आप अमेरिका याद रखेंगे, उसके बाद अमेरिका के बाद ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, हांगकॉन्ग, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, जापान, चीन और भारत। तो 70% वहाँ पे डिस्प्यूट का सॉल्व एडीआर के माध्यम से होता था। अब इंडिया ने भी इस प्रोसेस को अपनाकर डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए एडीआर को अपना लिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल, और आगे मैं इस पर 2-3 वीडियोज़ और बनाऊंगी ताकि आपको पूरा पता चल जाए कि एडीआर का क्या अर्थ होता है। थैंक यू।